Assalamu alaikum students and welcome back. This is last lecture of chapter number 5, linear inequalities and linear programming. So chapter number 5 में जितना भी concept मैंने आपको दिया है उसका अगर मैं जनरल ओवरव्यू करना चाहूँ तो उसमें से मेजरली मैंने इनइक्वालिटी को आपको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना सिखाया और फिर हमने एक से ज़्यादा जब इनइक्वालिटीज जमा हो जाती हैं तो उनका जो सॉल्यूशन एरिया है उसका कंसेप्ट बेसिकली हमने सीखा यहाँ पे। ग्राफ की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है यहाँ पे हमने 2D ग्राफ यानी 2 डायमेंशनल प्लेन को यूज़ किया है। आमतौर पे इसको कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के नाम से जाना जाता है। आज उन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड और डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे जितना भी हो सकेगा। सो मेजर जो मेरा आज का लेक्चर जो सा है वो रहेगा, वो डेफिनेशंस होंगी। कुछ डेफिनेशंस के रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह फर्दर जो भी जनरल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बारे में हमने, वैसे तो मैं इसको आपके लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, जब मैंने ग्राफ को डिस्कस किया था, ग्राफ की प्रॉपर्टीज और उसके बारे में जो मेजर कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो मैंने डिस्कस कर दिए थे। ऑर्डर पेयर, उसकी प्लॉटिंग, ऑर्डर पेयर टाइप्स, सो इसी तरह की छोटी छोटी चीजें। सो अभी हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो मेरी जो पहली डेफिनेशन है, व्हाट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होती क्या है? जब भी अगर दो चीजों के दरमियान में से या दो क्वांटिटी के दरमियान में से बराबरी की शर्त को हम खत्म कर देते हैं तो वहां पे इनइक्वालिटी बन जाती है। और इनइक्वालिटी जाहिर हम इन चारों सिंबल में से किसी को भी ले सकते हैं। अगर मैं कहता हूं अगर ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी के इक्वल है, गुड, 3 और 3 इक्वल हो सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल अगर मैं चेंज कर लूं, 5 और 5 इक्वल हो सकते हैं, 7 इक्वल हो सकते हैं। कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, दो क्वांटिटी लेके जब आप इक्वल रख दोगे तो वो इस शर्त को जो है वो पूरा कर देंगे। बट अगर a इज नॉट इक्वल टू b है तो यहाँ पे अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन क्रिएट होती हैं। पहली शर्त, क्या पता a b से छोटा हो। दूसरी शर्त, क्या a b से बड़ा हो। तीसरी शर्त, क्या a b से छोटा और बराबर हो। और चौथी शर्त, क्या a b से बड़ा या बराबर हो। तो जब अगर कोई दो क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं है तो वहां पे 4 ऑप्शंस हमारी क्रिएट होती हैं। इसी तरह देखो, अगर मैंने सोच लिया कि मेरे दो नंबर बराबर नहीं है तो यहाँ पे मे भी ऐसा होता 3 और 4 होता, 7 और 4 होता, ठीक है। ये भी एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ले दूंगा, जैसे 3 और 4 या ये वाली एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वालिटी की ऑप्शन इसके अंदर होल्ड कर रही है तो ये ट्रू भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं 7 ग्रेटर देन 4 लिख दूं या मैं 7 ग्रेटर देन इक्वल 7 लिख दूं तो अभी चूंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल भी है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी होल्ड हो जाती है। सो यहाँ पे अगर मैं अपनी अब डेफिनेशन के आंसर की तरफ आऊं तो एन एक्सप्रेशन involving any one of the symbol is called inequality। यहाँ पे हमें एक अगर लफ्ज हम और ज्यादा यूज कर लें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ज्यादा हमारी इनइक्वालिटी जो है एलेबोरेट हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो हम वेरिएबल कांस्टेंट के इर्द गिर्द घूमेंगे तो ये इनइक्वालिटी की कुछ सिंपल एग्जांपल्स हो सकती है। देखो मैं एग्जांपल के तौर पे भी लिख दूंगा 3x लेस देन 2, एक इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन नहीं यूज हुआ, मैंने इन चार सिंबल में से एक यूज किया। x स्क्वायर ग्रेटर देन x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अगेन एक इनइक्वालिटी है। 2x प्लस 7y लेस देन -2, अगेन एक इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक नजर एग्जांपल आ गई इनइक्वालिटी की। अब जब हम इनइक्वालिटी को आगे मूव करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मुझे हमें आंसर करना है वो लीनियर इनइक्वालिटी है। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? तो सबसे पहले वर्ड लीनियर, लीनियर से मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो, और हम इसको डिग्री भी बोल देते हैं। ये मैं पीछे डिस्कस भी आपके साथ थोड़ा सा कर चुका हूं। सो ऐसी इनइक्वालिटीज जिसमें जो वेरिएबल शामिल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो उसको हम लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे। अब देखो मैंने ऊपर 4 एग्जांपल लिखी थी, पहली, दूसरी, तीसरी और ये वाली चौथी वाली। तो अब अगर मैं इन्हीं एग्जाम्पल में से लीनियर की एग्जाम्पल को चूज करना चाहूं तो मेरे 1 वाली ऑप्शन आएगी, क्योंकि इस इनइक्वालिटी के अंदर जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी बड़ी से बड़ी पावर 1 है। इसी तरह 3 वाली ऑप्शन भी या 3 वाली इनइक्वालिटी भी मेरी लीनियर इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास लीनियर इनइक्वालिटी की कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे। इसी तरह मैं लिख लूंगा 7x प्लस 5 लेस देन 12। इसी तरह अगर मैं इसका थोड़ा सा लिखना चाहूँ 2x प्लस 7 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास एक और ऑप्शन आ गई है। तो सिर्फ मेरा बताने का मकसद है कि आपका एक्सप्रेशन किसी भी शक्ल के अंदर हो सकता है। वो शर्त जो ये है, हमारे पास ये जो से इनइक्वालिटी के सिंबल है वो वहां पे मौजूद होंगे, उनका होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम मूव करें, सो व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ओके, हमने इनइक्वालिटी को डिस्कस किया, हमने लीनियर इनइक्वालिटी को डिस्कस किया, तो अब हम ऐसी इनइक्वालिटी डिस्कस करना चाहते हैं जिसके अंदर 2 वेरिएबल आ जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो ये एक ऐसी इनइक्वालिटी है जिसके अंदर एक वेरिएबल है, जबकि यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है। इसी तरह ये भी एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास 2 वेरिएबल है। तो मैं दोनों को लिख दूंगा और इनके बारे में मैं डिटेल से भी अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। ओके, अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी, ये तो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू भी नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेड हम होता है कि इनकी जगह पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर आपको याद होगा तो देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको कुछ यूं लिखा करते थे। ठीक है, तो ये हम कहते थे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर वेरिएबल x है। हालांकि यहाँ पे a b c भी एक वेरिएबल होते थे, तो लिहाजा अभी यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। अब अगर हम अपनी पहली इनइक्वालिटी को देखें तो वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, मगर सेकेंड इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने ऑपरेट अप्लाई करूंगा, तो ये भी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी और c की वैल्यू मेरे पास -7 हो जाएगी। सो ये ऐसी इनइक्वालिटीज हैं जिनका 2 वेरिएबल शामिल है। Question number 4, what is solution of linear inequality in one variable? So अगर मेरे पास एक ऐसी इनइक्वालिटी आ जाती है जिसके अंदर एक वेरिएबल है, तो उसके सॉल्यूशन से क्या मतलब होगा। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3x ग्रेटर देन 6। एक एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको लिख लूँ, फिर मैं अगले वाली लूंगा। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये भी मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप फर्स्ट लेक्चर को दोबारा सुन सकते हो। सो तो अभी इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है। सो जो 3 है वो एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट है, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो x ग्रेटर देन 2 है। अब ये मेरे पास मेरा आंसर है जिसको मैं अपनी नंबर लाइन के ऊपर डिफाइन करूंगा। सो नंबर लाइन के ऊपर जब मैं जाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास 2 क्वांटिटी है। सो मैंने यानी ये x वेरिएबल है, यानी यहाँ पे वो वाली वैल्यूज आएंगी इस जगह पे, ठीक है। इसका आंसर उन वैल्यूज के ऊपर मुश्तमिल होगा जो 2 से बड़ी होंगी, तो यानी ये 2 से बड़ी वाली वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ 3x लेस देन इक्वल टू -6 और x जो सा है वो मेरे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक अनदर इनइक्वालिटी आ गई और उसका यहाँ पे आंसर आ गया। तो अब इसको ग्राफ के ऊपर हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले मुझे अपनी क्वांटिटी -2 ढूंढनी है यहाँ पे। अब -2 के ऊपर मैं छोटा सा डॉट लगाऊंगा। अब चूंकि ये x छोटा होना चाहिए -2 से, तो जाहिर है फिर ये सारी की सारी इधर वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको याद आ गया होगा कि हम डॉट और विदाउट डॉट को कैसे इस्तेमाल करते थे, तो यही है द रियल नंबर x विच सेटिस्फाई द लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल फॉर्म इट्स सॉल्यूशन। अब कैसे सॉल्यूशन फॉर्म होगा, देखो मैं कहता हूँ कि -4x का आंसर है, तो अब देखो क्या -4 जो सा है वो -2 से छोटा है, यस। तो इसका मतलब है कि -4 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मैं आपको दोबारा याद करवा दूं, मेरी जो इक्वेशंस होती हैं, जैसे मैं लिख दूं 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2, वो मुझे एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन देती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्रीज बढ़ने से सॉल्यूशन ज्यादा हो जाते हैं मगर वो फिक्स होता है। मगर इनइक्वालिटी मुझे सॉल्यूशन की एक रेंज देती है, किसी खास वैल्यू से किसी खास वैल्यू तक, ठीक है। तो अब ये देखो जैसे ये वाली इनइक्वालिटी है, तो इससे मतलब ये है कि -2 से तमाम छोटी वैल्यूज, ठीक है। तो हर वो वैल्यू जो -2 से छोटी होगी, ठीक है, उसको फिर मैं इसके सॉल्यूशन के तौर पे ले लूंगा। इसी तरह अगर मैं जल्दी से एक एमसीक्यूज लिख दूं, आप भी उसका आंसर करना, ठीक है। तो फिर हमारे पास आ जाएगा इफ, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 5। अब इसका जो satisfied 8, तो मेरे पास A, B, C, D ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 0, तो उसके बाद मैं लिख देता हूँ 1, लिख देता हूँ 2, लिख देता हूँ और -1 लिख देता हूँ। तो अब मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू इसका सॉल्यूशन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू इस जगह पे पुट कर सकते हैं और देखते हैं कि वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो देखो अगर मैं जीरो को पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 ग्रेटर देन 5, और ये जीरो क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, 2 ग्रेटर देन 5। अब आपको पता है 2 एक ऐसी क्वांटिटी है जो 5 से छोटी है, सो ये मेरे पास एक फॉल्स कंडीशन आ गई है। इसी तरह मैं बाकी सारों को चेक करूंगा। आप यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज करो, स्टॉप करो, ठीक है, और बाकी को चेक करो, ठीक है। तो फिर मैं भी साथ साथ कर देता हूँ, फिर आप लोग भी चेक कर लेना कि आपके ज़हन के अंदर क्या चीज़ ठीक आई थी। 3 इंटू 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 5, 3 into 2 plus 2 greater than 5, 6, 8 greater than 5, 3 into -1 plus 2 greater than 5, -1 greater than 5। तो ये अब मेरे पास मेरे 4 रिजल्ट आ गए। पहले के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरे के बारे में देखो क्या 5 से बड़ा होता है। 5 क्वांटिटी के एग्जैक्टली इक्वल होती है।
सो ये भी एक फॉल्स कंडीशन है। ये मेरे पास एक ट्रू कंडीशन हो जाएगी, यस 8 इज ग्रेटर देन 5। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी फॉल्स है, -1 5 से कभी भी बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इस जो इनइक्वालिटी है इसकी राइट ऑप्शन सी है। तो इसी तरह के आपके पास एमसीक्यूज जो से हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल के लिहाज से। अगर हम आगे मूव करें तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व इन इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे जाहिर है वन वेरिएबल है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर दे चुका हूँ। जो हमारा डिस्कस वेरिएबल है वो एक्स ही है, ठीक है, और एक्स के लिहाज से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन जाहिर है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर आप किसी भी तरीके से आगे सॉल्व करके लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो एग्जांपल ली है एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है, ये भी इसी क्वेश्चन की एग्जांपल है। इसके अंदर एक वेरिएबल है जो कि एक्स है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, अभी हमने देखा है कि अगर मेरी इनइक्वालिटी एक सिंगल वेरिएबल के अंडर होती है, ठीक है, तो तब उसका सॉल्यूशन से क्या मतलब होगा। तो उसके सॉल्यूशन से मतलब है उस क्वांटिटी से लेके उससे ग्रेटर या लेसर क्वांटिटी जो सी है वो उसका सॉल्यूशन होंगे। और चूंकि वो सिंगल वेरिएबल है तो फिर उसको एक सिंगल नंबर लाइन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। जबकि अब हमारे पास मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज हो गए हैं, तो जैसे मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज हुए हैं मेरी नंबर लाइंस भी इंक्रीज हो गई हैं। ये पहली आ गई और ये दूसरी आ गई। अब आपको याद है जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात, ये पॉइंट अगर आप लोग देखो तो इसने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज होंगी, पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। और अगर आप अभी मुझे छोटा सा आंसर दो तो मैथमेटिकल नेम इनके क्या होंगे मैं स्टार्ट के अंदर बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने सोच लिया है, ठीक है, या आप लोग उनके नाम ले लो, मैं दोबारा नाम ले देता हूँ, ठीक है। तो x को अब्सिस्सा और y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। सो इन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने जहन में रखो ताकि नेक्स्ट जब इन टर्म्स को यूज़ किया जाए तो आपके जहन के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाए। मूव फर्दर, अब हमने सॉल्यूशन से इसका क्या मतलब होता है। देखो जिस तरह अगर मैं अपनी लाइन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो उस नंबर से आगे वाले तमाम वैल्यूज का सॉल्यूशन बन जाती है। तो इसी तरह ग्राफ के ऊपर जो 2D ग्राफ होगा या कोऑर्डिनेट प्लेन होगा तो यहाँ पे भी एक बाउंड्री होगी। किस सूरत में, जैसे देखो जैसे हमने यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे मैंने डॉट इसलिए लगाया क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं था, तो ये डॉट मैंने इसलिए लगा दिया चूंकि ये इक्वालिटी का साइन है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमें कुछ छोटी चीजें डिस्कस करनी है, यानी हमारी वो स्टार्टिंग पॉइंट किधर से होगा और फिर हमारी डायरेक्शन कैसे जाएगी। अब ये चीज जो सी है मैं डिटेल के अंदर आपके क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। सो मैं वो पूरा क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करूंगा, मैं जल्दी से जो सा ना वो आपके ये कर लूंगा और मेरे पास आ जाएगा 6। सो मैं फ्री हैंडली ही लाइन ड्रा कर दूंगा और ये कंडीशन ट्रू है तो इसलिए मैं सेंटर वाला जो एरिया है वो मैं मार्क कर दूंगा। अब बारी आती है हमारे एमसीक्यूज की। मैंने इस लाइन का ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन चारों के चारों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दूं ताकि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मैं ग्राफ की मदद से ही समझाऊं। तो सबसे पहला पॉइंट है 4,2, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट 3,1, तीसरा पॉइंट 1,3, चौथा पॉइंट 1,4। अब
अगर आप देखो तो इसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। एक तो तरीका वही है जो हमने ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी इन ऑर्डर पे कोई इनइक्वालिटी के अंदर पुट करके देखते हैं, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू ट्रू आएगी। तो मैं राइट ऑप्शन को ही डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सको। तो मेरे पास आ जाएगा, मैं इस वाले ऑप्शन को पुट करने लगा। x की वैल्यू 3 है प्लस 2 इंटू 1 इज लेस देन, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 2 इंटू 1 लेस देन 6, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5 लेस देन 6। अब ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है कि सचमुच ये जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी का सलूशन है। मगर जरा मूव करते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ग्राफ हमें क्या बताता है? अब देखो, जो मैंने इस इनइक्वालिटी का सलूशन एरिया डिसाइड किया था 3,1 उसके अंदर अंदर लाई कर रहा है, तो जो भी उसका सलूशन नहीं है वो उसके आउटसाइड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो उसके सलूशन का हिस्सा नहीं है। तो यही जो बात है, यानी यही जो चीज है हमारी समझने वाली है। अब यहीं पे अगर ये इक्वेशन होती, ठीक है, जैसे मैं लिख देता x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो इसका मतलब था कि सॉल्यूशन वो होना था जो बिल्कुल इस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर आता, ना ऊपर वाले पॉइंट इसका सॉल्यूशन होने थे ना नीचे वाले पॉइंट होने थे, ठीक है, बिल्कुल ये लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट इसका सॉल्यूशन होते। जैसा कि ये देखो, ये जो पॉइंट है मैंने फर्स्ट लगाया था, तो ये 3,0 है, ठीक है, जो y एक्सिस के ऊपर लगा हुआ, तो देखो मैं जब वो लगाऊंगा तो 0 प्लस 2 इंटू 3 6 और 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली है कि इस वाले एरिया के अंदर ये जो ब्लैक शेडेड एरिया है इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट लगा लें वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई जरूर करेगा, यानी वो उसका सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली ये पॉइंट चूज कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? यहाँ पे x की वैल्यू 4 है जबकि y की वैल्यू -2 है। अब देखिए -4 है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -4 है, -4 प्लस 2 इंटू -2 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 लेस देन 6 -8 लेस देन 6, तो अगेन एक ट्रू कंडीशन है। तो सो एवरी पॉइंट जो भी इस वाले रीजन के अंदर लाई करेगा, ठीक है, आप इसको बेशक जितना मर्जी बढ़ा लो, मैंने हाईएस्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 9 को लिया हुआ है, तो अगर आप उसको 100-200 तक ले जाओगे तो उसी हिसाब से भी जब आप चेक करोगे तो हर वो पॉइंट जो इस रीजन के अंदर लाई करेगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, जबकि हर वो पॉइंट जो इस रीजन के आउटर साइड पे या अदर साइड पे लाई कर रहा होगा वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, लिहाजा वो उसका सॉल्यूशन सेट भी नहीं होगा। तो इस तरह के आपके जो एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर के लिए, ठीक है। अगर आप इसके बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चनिंग करनी है तो प्लीज उसको पूछिएगा, ठीक है। तो मैं आगे भी जब जाऊंगा तो इन्हीं चीजों को और भी हम ज्यादा डिस्कस करने लगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। अब अगर हम ये जो मैंने आपको बताया ये जो रीजन है मेरे पास, ठीक है, अब इसके सारे के सारे पॉइंट पकड़ के मैं अगर किसी सेट के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखो तो ये जो लाइन है जिसके ऊपर मैं दोबारा ये ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। ये बेसिकली लाइन हमारे ग्राफ को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देती है। ये जो लाइन है ये मेरे ग्राफ को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा ये वाला होता है और एक हिस्सा ये वाला होता है। एक शेडेड एरिया होता है जो उसका सॉल्यूशन है, एक नॉन शेडेड एरिया है जो उसके सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ
एंड इनइक्वालिटी, ये तो फिर हमने क्वेश्चंस के अंदर भी डिस्कस कर लिया था कि किसी भी इनइक्वालिटी के जब हम इस इनइक्वालिटी के सिंबल को इक्वल के साथ रिप्लेस कर देंगे तो वो मेरे पास एक एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्यों जरूरी होती है, उसको हम क्यों लेके आते हैं, तो बेसिकली मैं अब दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो लाइन लगती है, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं अपना एरिया शेड करता हूँ, ये लाइन लगाना हमारे पास बहुत जरूरी है। और ये जो लाइन है ये हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से लगती है। और जो एरिया शेड होता है वो इस सिंबल के लिहाज से होता है कि उसने सेंटर वाला होना है या सेंटर के अपोजिट वाला होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास आ जाता है, फिजिबल रीजन क्या होता है। फिजिबल रीजन मैं पहले एग्जांपल के तौर पे एक दो जो से ना शेप ड्रा कर लूं ताकि आपको समझा सकूं। सो मैंने सपोज किया कि यहाँ पे मेरे पास तीन इनइक्वालिटीज है, ठीक है, मैंने तीनों की जो सी ना वो लाइन ड्रा कर ली है। और उनका ये जो अभी लास्ट मैंने एरिया शेड किया ये उसका सॉल्यूशन एरिया है। अगर मेरा सॉल्यूशन एरिया जो सा है उसको बाउंड कर दिया जाए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो फिर हमारे पास हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर हम अपने सॉल्यूशन एरिया को सिर्फ क्वाड्रेंट 1 के अंदर बाउंड कर देते हैं, ठीक है, तो वो फिर जो हमारा सॉल्यूशन एरिया है वो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है वो आगे डेफिनेशन आएंगी, तो वहां पे इंशाल्लाह फिर आपको इसका और मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिजिबल रीजन, मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब फिजिबल सॉल्यूशन, तो ये जो एरिया के अंदर जितने भी मेरे पॉइंट्स होंगे ये फिजिबल सॉल्यूशन के तौर पे काम करेंगे, यानी इस एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे होंगे वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, चाहे वो आप इस लाइन की बात करो, चाहे वो आप ये ग्रीन वाले की, या चाहे आप इस रेड वाली लाइन की बात करो। नेक्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन सेट, अगेन ज़ाहिर है मैं ऊपर भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर हम सारे ऑर्डर पेयर को पकड़ के जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पे लिखने लगा हूँ, ठीक है, हम किसी एक सेट के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास फिजिबल सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। कन्वेक्स रीजन, इसका थोड़ा सा इसी शेप से हम हेल्प ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक चौथी भी लाइन इधर आ जाती, जैसे मैं ड्रा कर देता, जैसे मैं ये ड्रा कर देता हूँ या मैं ये ड्रा कर देता हूँ फॉर आपको एग्जांपल पे समझाने के लिए। तो अगर मेरे पास कुछ इनइक्वालिटी में से एक इनइक्वालिटी ऐसी आ जाए जो फिजिबल रीजन में से गुजर रही हो, ठीक है, तो उसको फिर हम जो है ना उस रीजन को फिर हम कन्वेक्स रीजन बोल देंगे। यानी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि दी गई इनइक्वालिटीज में से कोई एक ऐसी इनइक्वालिटी है जो उस जो फिजिबल हमारे पास रीजन बना हुआ है, तो फिजिबल सॉल्यूशन हमें जो मिल रहा है उसमें से वो लाइन पास करती है। जैसे मैंने ये ब्लैक वाली पास करवा दी है, ठीक है, तो ये मेरे पास कन्वेक्स रीजन हो जाएगा। कॉर्नर पॉइंट, अब कॉर्नर पॉइंट के बारे में तो फिर हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो मैं अभी उसको दोबारा आपको बता देता हूँ। सो जो फिजिबल रीजन के कोने होंगे, ठीक है, जहां पे दो इक्वेशन जो उसके आपस में कट हो रही हैं या वो एक्स एक्सिस के साथ कट हो रही हैं, ठीक है, वो हमारे कॉर्नर पॉइंट होंगे। जैसे देखो ये एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है और ये कॉर्नर पॉइंट है। तो ये जो सारे मैंने ये ब्लैक कलर से मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, इसको शामिल नहीं करना, ये मेरे से पहले लग गया। तो ये मेरे कॉर्नर पॉइंट थे, यहाँ पे मेरी दो इनइक्वालिटी, ये दो एसोसिएटेड इक्वेशन आपस में कट होती हैं, या एक एसोसिएटेड इक्वेशन और एक एक्सिस कट होता है, या दोनों एक्सिस आपस में कट होते हैं। और ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, उस लिहाज से फिर हमारे कॉर्नर पॉइंट आ जाते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट जो उनसे पॉइंट
of a solution region where two of its boundary line intersect is called a corner point. इसको हम vertex भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरे corner point की definition आ जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आ रही डेफिनेशन आ रही है वो मेरे पास आ रही है लीनियर प्रोग्रामिंग की। अब ये वो पार्ट है जिसको क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा सा कम आपके साथ डिस्कस किया है। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली अगर हमारी डेली लाइफ के अंदर मौजूद कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनको मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर चेंज करना और आप चेंज करने के बाद उनके मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालना, जो सॉल्यूशन हमें डिफरेंट कंडीशन के अंदर रिक्वायर्ड होंगे या ज़रूरत होगी, इसको फिर हम सारे को लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अभी मैंने ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 लिख दिया है। तो ये तीनों की तीनों जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे डेली लाइफ के साथ है। यहाँ पे एक फार्मर है जिसने अपने जानवरों के लिए फूड बनाना है, उसके अंदर उसे प्रोटीन और आयरन चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एक्स और वाई वेरिएबल के साथ उसको अटैच कर देते हैं तो यहाँ से फिर जो हमारे पास इनइक्वालिटी क्रिएट होंगी वो फिर जो हमने पीछे सारे का सारा प्रोसेस सीखा है वो उसके अंदर काम आएंगे और फिर हमें कोई ना कोई खास किस्म का आंसर दे देगा। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसके लिहाज से हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को चेक करना हो। 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मेरे पास कुछ इस तरह के फंक्शन आए थे। बेसिकली उनकी क्रिएशन इन्हीं स्टेटमेंट से होती है, ठीक है। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को चेक करना, ये जो सही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि मुझे मैक्सिमम चीज को अप्रोच करना है, मुझे मिनिमम चीज को अप्रोच करना है। अभी देखो अगर क्वेश्चन नंबर 7 जैसे है, तो अगर यही फार्मर कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा उसके मुताबिक मुझे मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। इसी तरह अगर वो कहता है कि मुझे लो से लो यूनिट्स रखने हैं, ठीक है, अपने प्रोटीन और आयरन के, तो फिर मुझे मिनिमम वैल्यू चेक करनी पड़ती है। 16 feasible solution which maximize or minimize the objective function is called optimal solution। अभी जो feasible solution होता है, अब आपको याद होगा feasible solution को मैं अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। ये feasible solution है और इस feasible solution के ये 5 कॉर्नर पॉइंट्स है। तो ये 5 कॉर्नर पॉइंट जो से जब हम अपने चेक करते हैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिहाज से और चेक करते हैं कि किस जगह पे मैक्सिमम या मिनिमम आता है, तो वो सॉल्यूशन फिर मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट थ्योरम ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के थ्योरम को आप कैसे करोगे? The theorem of linear programming state the maximum and minimum value of objective function occur at corner point of the feasible region। यानी ये जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, इसको जब मैं अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिहाज से चेक करूंगा कि कहाँ पे इसकी मैक्सिमम या कहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आती है, तो इस सारे प्रोसेस को मैं थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग से नाम दे दूंगा या इस नाम से मैं इसको जानूंगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट है। अब जो मेरी डेली लाइफ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं ऊपर भी एक्सप्लेन आप कर चुका हूँ और अभी यहाँ पे भी जो एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल नंबर 9 है, तो अगर इन एग्जांपल्स को, ठीक है, अपनी इनइक्वालिटी के अंदर चेंज करके अपनी डेली लाइफ के लिए कुछ आंसर ढूंढना, तो ये मेरे पास प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट जो है ना उससे जाना जाएगा। In certain problem from everyday life, each linear inequality concerning the problem is called constraint problem। तो जब हम अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को लीनियर इनइक्वालिटी के लिहाज से देखते हैं, यानी अपनी कंसर्निंग प्रॉब्लम को देखते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट आ जाएगा।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास, व्हाट इज नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट और डिसीजन वेरिएबल। अब डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं, इसका नाम दूसरा नाम नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट होगा। तो ऐसे वेरिएबल, ठीक है, जो मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन से निकालता हूँ, ठीक है, या थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग से निकालता हूँ, ठीक है, उनके ऊपर शर्त ये होती है कि वो नॉन नेगेटिव हो। अब नॉन नेगेटिव होने से मतलब ये होता है कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल ये एक फार्मर है, ठीक है, जो अपने जानवरों को प्रोटीन और आयरन की कुछ क्वांटिटी देना चाहता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप -3 यूनिट ऑफ आयरन दे दो, क्योंकि -3 यूनिट ऑफ आयरन किसी भी जानवर को फीड करना ये इम्पॉसिबल बात हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो मेरे पास कंस्ट्रेंट वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव होंगे, और इसीलिए हम उनको डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। और इसी डिसीजन वेरिएबल की जो शर्त है ना, वो है कि हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होंगी। इसीलिए अब देखो, मेरा जो फिजिकल सॉल्यूशन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जो दो पॉजिटिव एक्सिस की मदद से मिलकर बनता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इसी वजह से फिर जो फिजिकल जो रीजन है या फिजिकल सॉल्यूशन है उसको हम बाउंड कर देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। उसकी और जरूरत क्या है, जरूरत ये हमारी लास्ट के अंदर हमारे साथ डिस्कस हो रही है, क्योंकि हमने अपने डिसीजन वेरिएबल को डिस्कस करना है और वहां पे किसी भी चीज की नेगेटिविटी को हम क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि जो भी चीज दी जा रही है वो हमारे पास पॉजिटिव मैनर के अंदर हो, बेशक उसकी अमाउंट थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो जाए, मगर वो पॉजिटिव रहेगी। लिहाजा अभी जब लास्ट 5.3 एक्सरसाइज अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो वहां पे आपने देखा होगा कि जितने भी कॉर्नर पॉइंट हमारे निकलते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ निकलते हैं, कभी भी कॉर्नर पॉइंट कोई नेगेटिव नहीं निकला होगा। और यही चीज उनसे नेक्स्ट जब हम आगे देखते हैं, अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो जीरो को अप्रोच करता है मगर जीरो से छोटी नहीं होती, तो फिर उसी लिहाज से हम अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अप्रोच करते रहते हैं। सो ये हमारे पास इस चैप्टर की डेफिनेशंस थी। और अगर आपको इसमें से कोई समझ नहीं आई है या उसके बारे में आपने दोबारा पूछना है तो आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर आंसर कर दूंगा या जहाँ पे भी, और अगर ज्यादा डिटेल आंसर की जरूरत होगी तो मैं एक नई वीडियो भी उसी क्वेश्चन के लिहाज से बना दूंगा। अब इंशाअल्लाह आप इसके तैयारी करो। यहाँ पे सिर्फ मैं आपके साथ अब दो तीन चीजें और डिस्कस करना चाहता हूँ। आज हमारे पास 9 जून है। सो आपके जो टेस्ट है वो हमारे पास 12 जून को हो जाएगा। ऑन 12 जून 2020, ठीक है। आई थिंक इट्स फ्राइडे एट 4 PM। सो यू हैव नो 3 days अपना चैप्टर रिवाइज करने के लिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं अगर आपके उनके बारे में अगर आपको क्वेश्चन करनी है आप वो करो, ठीक है। कोई और चीजें फर्दर डिस्कस करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। सो दिस इज फिनिशिंग ऑफ चैप्टर नंबर 5। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डेज।